पीएससी एपिसोड के इस अंक में आपका स्वागत है। पीएससी जर्नल के द्वारा यह पर्टिकुलर एपिसोड आपके सामने लाया जा रहा है और इसका थीम भी मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि पीएससी सुपर पावरिंग इंडिया, ये हमारा राष्ट्रीय थीम रहेगा। और इसमें आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके हम लोग आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष के सामने, और वो है कोयले का मुद्दा। कोयले की दलाली में किसका मुंह काला, ये समझना पड़ेगा इसमें। और हमें पता है कि कोलगेट जब स्कैम हुआ तो किस प्रकार से सारे कोल एलोकेशन कैंसिल हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा ये कैंसिल हुआ, बड़ा करप्शन हुआ। और इसके मध्य हमने देखा कि पावर सेक्टर जो बिजली क्षेत्र है वो संपूर्ण रूप से इस वक्त ठप पड़ा है। और भारत की 65% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले की प्रक्रिया से होता है, कोल बेस्ड पावर से होता है, थर्मल पावर से होता है। और ऐसी परिस्थिति में कोयले का उत्पादन बराबर ना होना और उसके अलावा कोल प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होना, थर्मल पावर प्लांट्स को, ये हमारे लिए हमारे जीविका के आधार को ही छीनने वाली बात हो सकती है। और हम ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां भारत के सभी थर्मल कोल बेस्ड पावर प्लांट में केवल 48 घंटे का कोयला बचा हुआ है। इस प्रकार की विफल परिस्थिति में हम देश के सामने खड़े हैं और ऐसे समय पे हमें यह डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर जो कोल इंडिया लिमिटेड है, क्या हमें इसको दूसरे स्वरूप में देखना है। मेरे साथ चर्चा में आज शामिल हैं फिर से दिग्गज लोग। योगेंद्र प्रसाद, फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एनएचपीसी, जो भारत की हाइड्रो पावर में सबसे उच्च स्तर की कंपनी बनाई प्रसाद साहब ने, पर वो अब थर्मल कोल सब एरिया में जाने वाली है। और प्रसाद साहब ने जो उस समय काम किया वो आज शायद अब आगे के दिनों में हम देखेंगे मोदी सरकार के समय पे कुछ एनएचपीसी का रिवाइवल हो कि कुछ अच्छा हो, इस प्रकार की हमारी मंशा। और मेरे साथ में हैं टेहरी के फॉर्मर डायरेक्टर एसके शुक्ला जी, जो इन प्रकार के विषयों में कई सालों से इन विषयों पे सोच और समझ रखते हैं। साथ में मेरे साथ है पीवी सेन मूर्ति, जो प्राइवेट सेक्टर के विषयों को उजागर कर सकते, क्योंकि कोल प्राइवेट सेक्टर कोल के एलोकेशन में इन्वॉल्व था और इसके अंदर जो स्कैम की बात हुई उसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों के कारण इस प्रकार का स्कैम पैदा हुआ, ऐसा इल्जाम लगाया जाता है।
और दूसरी तरफ ये इल्जाम आ रहे हैं कि कोर्ट ने जो कैंसिल किया, क्या वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सबसे उच्च स्तरीय के कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको कैंसिल किया एप्लीकेशन को, क्या ये सही है? इस प्रकार की बहस भी छिड़ी हुई है मार्केट में, और कितना सही है, बिना विकल्प के इसको करना ठीक है कि नहीं है, ये भी चला हुआ है। तो बहुत से मुद्दे हैं, परंतु हम इस पर्टिकुलर एपिसोड को एक मुद्दे पे सीमित रखेंगे और एक बात पे कि क्या कोल इंडिया का स्वरूप बदलना चाहिए, क्या कोल इंडिया के सब्सिडियरियों के साथ हमें कुछ अलग ढंग से मूल्यांकन करना चाहिए या इनको अलग कंपनियां बनाना चाहिए। तो पहला सवाल, प्रसाद साहब, ये क्या मोनोपोली करके रखी है हमने कोल इंडिया की? देश में 295 बिलियन टन कोल की उत्पादन की क्षमता है भारत में के अंदर, और नंबर 5 पे है ये कोयले के मामले में। उसके बाद अब तो ये उत्पादन इतना कम हो गया है कि पिछले साल हम केवल 566 मिलियन टन ही पैदा कर पाए, और ऐसी परिस्थिति में हम नेट इंपोर्टर ऑफ कोल बन गए, चीन से भी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। और समझा जाए, ये भी सवाल रखना चाहूंगा आपके सामने कि चीन बिजली का क्षेत्र देखें तो 1200 गीगावाट चीन के पास कैपेसिटी है, भारत के पास 250 गीगावाट है। भारत की और चीन की जनसंख्या, हमारी 125 करोड़, उनकी 140 करोड़, और वो 1 बिलियन टन के ऊपर कोल माइन कर रहा है, और हम केवल 1 बिलियन भी नहीं, मेरे ख्याल से उनके 2 बिलियन टन के कोल की माइनिंग कैपेसिटी हो चुकी है इस वक्त तकरीबन, पर 1 बिलियन के ऊपर ही है, और हम आधे मिलियन करके हम अपने बिजली के प्लांटों को दे नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय में आपने मोनोपोली, एक ही कंपनी जो बिल्कुल विफल हो गई है, उसी को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये किस प्रकार की, मतलब किस प्रकार की नीति है ये सब? देखिए, इन नीतियों पर तो हम लोग पहले भी बात किए हैं। हम बताना चाहते हैं कि कोल इंडिया में कोई कमी नहीं थी कभी, लेकिन कोल इंडिया को भारत सरकार के जो गड़बड़ पॉलिसीज़ हैं उसके कारण सिक कर दिया गया। कोल इंडिया में जो एफिशिएंसी थी, जो स्टाफ जिस तरह काम करते थे, जिस तरह से उसको बढ़ना चाहिए था, सरकार ने ही बढ़ने नहीं दिया। एक तो पहला चीज़ था, काफ़ी समय तक चेयरमैन का सिलेक्शन में बदमाशी होती है, फिर मंत्रालय उनको काम नहीं करने देता है, और जो कोयले का महत्व है उसको समझा नहीं जा रहा है। आज देश में बेस लोड के लिए कोल के अलावा कोई रास्ता नहीं है, न्यूक्लियर उतना डेवलप नहीं किया है। तो बेस लोड जो 60% डिमांड हमारा है, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 60% रिक्वायरमेंट मीट करता है कोल प्लांट से, उसके लिए कोयला का समुचित व्यवस्था होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से कोल इंडिया को मदद करना चाहिए सरकार को, मदद नहीं मिला, समय समय पर डिसीजन नहीं हुआ, और मंत्रालय अपनी मोनोपोली के अनुसार उनको परेशान करता रहा, जिसके कारण ये स्थिति आई। बाद में कोयले के लिए बिना ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के एलोकेट कर दिया गया डिफरेंट प्राइवेट एजेंसीज को, और एलोकेशन के बाद डिसीजन तुरंत होना चाहिए था अगर गलत था तो। अब 20 साल के बाद सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है आज के दिन में कि प्राइवेट सेक्टर को भी डर लग रहा है जो मैं क्या करूं। इस स्थिति में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतना ज़्यादा रिजर्व है, ये शर्म की बात है। और जहाँ तक चाइना इंडिया की बात करते हैं तो चाइना इंडिया तो 1952 में बराबर थे, आज वो 12 लाख मेगावाट से अधिक जनरेट करता है, और हमारे पास 2,40,000 टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो कितने शर्म की बात है। जनसंख्या ऑलमोस्ट बराबर है, हम 127 करोड़ हैं, चाइना 136-37 करोड़ है, और हमारी हालत इतनी बुरी है। अगर आज के दिन में आप देखिए तो पावर सेक्टर ही प्राइम मूवर है कंट्री के लिए। अगर प्राइवेट पावर सेक्टर 1 मिनट बंद हो जाता तो कंट्री बंद हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर को, पावर सेक्टर को हम बंद भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, जैसे भी हो, दिन दूनी रात चौगुनी काम करके हमको काम कराना है। कोयला की सप्लाई भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो पूरा देश ठप हो जाएगा, इकोनॉमी हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका कुछ निदान निकालना चाहिए, और यह नहीं कि वैसे गलती करने वाले को तुरंत सजा देनी चाहिए। चाहे जो भी हो, कोल इंडिया के मामले में कोल ब्लॉक के एलोकेशन में जो गलती किया है उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट को बहुत समय नहीं लेना चाहिए, और साथ साथ इमीडिएटली इसका प्रबंध होना चाहिए, जिस तरह से भी हो, ऑनलाइन ऑन स्पॉट जो है सो इसका एक्शन करके कोयले का प्रबंध जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो कंट्री कहीं नहीं रहेगा, पूरी इकोनॉमी डूम हो जाएगी, और हमारी पॉवर्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। अब प्रसाद साहब ने कहा तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, हम ऊर्जा गरीबी की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार की हमारी जो पॉलिसी चल रही है, हम विडंबना ये है कि आपने कैंसिल तो कर दिया, वो समझ में आया, लेकिन आप उसका विकल्प क्या दे रहे हैं? फरवरी तक रुकेंगे? बताइए शुक्ला साहब, ये फरवरी तक चलेगा? और बीच में जैसे ऑक्शन की बात हुई, मैं तो ऑक्शन के खिलाफ हूं। मेरा कहना है कि रॉ मटेरियल जो बेसिक इनपुट कास्ट है उसका आप
मूल्यांकन करके उसको हाईएस्ट बिडर को दे देंगे तो आप बिजली का जो रेट है उत्पादन का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हमारी बात पे जब हमने इसको इनर्शिया अपने दूसरे पब्लिकेशन में उठाया तो इस बात को सरकार ने समझा और रिसेंटली उन्होंने रिवर्स ऑक्शन का प्लान किया, परंतु मैं इसके भी खिलाफ हूं। रिवर्स ऑक्शन क्यों कर रहे हैं आप फिर से उन दलालों को ले आएंगे जो सस्ता कोट करके देश का कोयला निकाल नहीं पाएंगे। आपका क्या विचार है? प्रोफेसर अय्यर, आप बिल्कुल वाजिब बात कर रहे हैं। मैं हिस्टोरिकली थोड़ा सा और पीछे ले चलना चाहूँगा। जब आप कोल इंडिया की तरफ देखते हैं, एक एलिफेंटाइन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ा कर रखा है। बिल्कुल मोनोपोली, एकदम मोनोपोली। आपने अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, उन्होंने पावर प्रोड्यूसिंग के लिए जो कंपनियां थी, यानी एनर्जी मिनिस्टर और जो कोल मिनिस्टर थे, दोनों को मर्ज करके एक कर लिया। ये तो रीस्ट्रक्चरिंग हुई मंत्रालय के लेवल पे। अब आप देखिए, कोल इंडिया के यहाँ हम क्या रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते? हम कोई वायबल यूनिट्स कोल इंडिया के यहाँ ईस्टर्न कोल फील्ड, सदर्न कोल फील्ड, वेस्टर्न कोल फील्ड, हम ऐसी कोल फील्ड्स की कंपनियों को खड़ा करें जो कि अपने आप में वायबल हों। देखिए, एक चीज़ ख्याल रखें कि मैसिव टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की ज़रूरत है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक कॉम्पिटिटिव माहौल लाने की ज़रूरत है। अगर विद इन कोल इंडिया हम कंपटीशन पैदा कर सकें, ऊपर एक बॉडी हो और ये सारी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हमारी रन करें। अगर आज हम जा रहे हैं पिटहेड पावर प्लांट के लिए, सुपर थर्मल पावर प्लांट्स जो कि अल्ट्रा मेगा भी हैं, जो कि पिटहेड पे हम खड़ा करने जा रहे हैं। अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्टर्न वाले की जिम्मेवारी होती कि उसके लिए वो सप्लाई अरेंज करता, सदर्न वाले की सप्लाई अरेंज करता, सदर्न वाला अगर वहां पावर प्लांट जाता। ये सब चीजें हम रिस्ट्रक्चरिंग में सोचे नहीं। हमने एक वेस्टर्न के लिए जो कंपनी खड़ी करी है, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी, हमने उसके लिए भी माइंस दे दिया कि भाई आप अपनी माइंस भी ले लो, आप अपनी कोल कंपनी, ये पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी भी बना लो। आपको ये समझना होगा कि कोल की माइनिंग एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, इसके लिए पूरा अरेंजमेंट चाहिए। ओपन कास्ट माइनिंग के अलावा डीप सब सरफेस माइनिंग चल रही है, जिसमें बहुत ही एडवांसमेंट की जरूरत है। मैं यही टेक्नोलॉजी के मुद्दे पे आऊंगा जरूर सर इसके डिस्प्ले, लेकिन मैं फिर आपको इस पे फोकस करना चाहूंगा कि अभी हमने जो बात कही है, जो उठाई है, वो सबसे अहम बात है। बहुत अहम बात है। ये कोल इंडिया क्यों अकेले रहे? भाई वो सदर्न कोलफील्ड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या महानदी कोलफील्ड अच्छा कर रहा है, नॉर्दर्न कोलफील्ड तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। इनको ये अलग अलग कंपनी बना के आपसी कंपटीशन में क्यों नहीं आए? कोल इंडिया क्यों इनको ओन करे? ये किस प्रकार की मोनोपोली हमने क्रिएट की है? कभी एफिशिएंसी होगा ही नहीं है। साहब, मैं आप पब्लिक सेक्टर को मोनोपोली जो कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं ओएनजीसी को भी लाइए कोल माइनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखेंगे कि पूरे कंट्री का माहौल देखें। आप स्टेट्स का रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। आज आप स्टेट्स को रिस्ट्रक्चर करके, जैसे यूपी से आपने उत्तराखंड को अलग किया, उत्तराखंड में अलग करते ही वेस्टेज पे आप कंट्रोल करते हैं, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बढ़ जाता है, स्टेट का एडवांसमेंट होता है, वहां की पब्लिक को प्रॉफिट होता है। राइट। इन चीजों को ही हमें ख्याल में रखना है जब हम इस तरह की कंपनियों के बारे में बात करते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर हैं, जो कि गवर्नमेंट के लेट डाउन पॉलिसी प्रोसीजर्स चलती हैं। वहां भी इस प्रिंसिपल को हमें अपनाना है। हमें उस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग करनी बहुत जरूरी है, जिससे कि वाइबिलिटी बढ़े, जब इंटरनल कंपटीशन बढ़े। कोयले की प्रोडक्टिविटी, उत्पादन की बात हो रही है। यहां जब आपसी कंपटीशन इनमें नहीं होगा और ये एक दूसरे के दादा बने रहेंगे, जैसे कोल इंडिया को पापा जी को पूछ के दूसरी कंपनियां काम करेंगी, नहीं होगा। मूर्ति साहब 30 सेकंड में को कि इस सेकंड में थोड़ा समय कम बचा है, मैं अगले सेकंड में फिर आपके। लेकिन ये बात, ये जो मोनोपोली है और ये जो परफॉर्मेंस इतनी पुअर हो गई है कोल इंडिया की, विद 295 बिलियन टन ऑफ कोल, 295 बिलियन टन होते हुए भी हम केवल 600 मिलियन टन के अंदर माइनिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति को जरूर कंपटीशन चेंज किया जा सकता है कि नहीं? जरूर कंपटीशन चेंज कर सकता है इसको। कोल इंडिया देखेंगे तो आप कैश रिच कंपनी है, बिकॉज बीइंग मोनोपोली कंपनी दे मेड लॉट ऑफ मनी, बट ये जो मनी है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था डेवलपमेंट फर्दर डिगिंग का कोल के लिए। सो आज का दिन में जो चाहिए, इंडिपेंडेंट कंपनी बना दीजिए, 4-5 कंपनी कोल इंडिया से हाइव ऑफ कर दीजिए उसको, राइट, एंड उसको कंपटीशन लाइए और इनको सबको अलग कंपनी बना के आपस में कंपटीशन लाइए, एंड सब कुछ शुड बी गवर्नमेंट की कंपनी रख दो। राइट, गवर्नमेंट होल्ड करे लेकिन कंपटीशन में रहे। कंपटीशन में लाओ। कंपटीशन लाने से बिल्कुल अच्छा आउटपुट आएगा, बिल्कुल सही। लोग इसमें लगाएंगे, टेक्नोलॉजी में लगाएंगे। हम चाहेंगे, हमारे पास इस वक्त इस सेगमेंट में समय कम था, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, एक अल्पविराम लेते हुए, और कुछ ही देर में मैं आपके साथ हाजिर हूंगा ये बहुत बेहतरीन डिस्कशन के साथ। मैं प्रोफेसर अय्यर जस्ट थोड़ी देर में पीएससी शो में आपके साथ।
समंदर की लटों में चांदनी का गजरा, पर्वतों की आंखों में बादलों का कजरा। हिंदुस्तान की जान है ये रंग रूप चेहरा, संस्कृति का धनी है राज्य सुंदर सुनहरा। ओ धर्म यहाँ पे तो मेहमान नवाजी है, सबका दिलों से होता स्वागतम यहाँ। अनंत है अपार है ये प्रांत नहीं ये प्राण है। जय 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 महा महा महाराष्ट्र मेरा, देखो प्यारा महा महा महाराष्ट्र मेरा। महा है महाराष्ट्र। पीएससी जर्नल के पीएससी शो में आपका फिर से स्वागत है। हम ब्रेक से पहले आपसे डिस्कशन कर रहे थे हमारे दिग्गजों के साथ कि कोल इंडिया का किस प्रकार से हम नया रिस्ट्रक्चरिंग करें, इसके नवीन स्वरूप को क्या किया जाए। कोल इंडिया को एक होल्डिंग कंपनी बना दिया जाए और बाकी कंपनियों को अलग कर दिया जाए, ऐसा भी एक विचार आया कि, और दूसरा एक विचार है कोल इंडिया कोल होल्डिंग कंपनी एक अलग तैयार की जाए, कोल इंडिया को भी उसमें से निकाल के कोल इंडिया को ही एक बोलते हैं ऑपरेटिव पार्ट पे उसको भी एक कंपीटिंग कंपनी बनाया जाए और बाकी सारे महानदी कोलफील्ड, सदर्न कोलफील्ड सब सब्सिडरी से अलग हो जाएंगे और अलग कंपनी बनेगी। लेकिन जो होल्डिंग कंपनी होगी वो कोल एसेट होल्डिंग कंपनी बनेगी। इस प्रकार की एक विचारधारा आई है। इसके लिए मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा मूर्ति साहब के साथ जिनसे डिस्कशन। सर, ये इज इट अ गुड आइडिया? क्या ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हम एक कोल एसेट होल्डिंग कंपनी बनाएं और उसको अलग सोच के फिर कोल इंडिया को भी एक माइनर या माइनिंग कंपनी बनाएं या फिर ऑपरेटिंग कंपनी बनाएं और बाकियों को बनाएं और इनके बीच में कंपटीशन उत्पादन करें? क्या ये सही है? या एक सजेशन ये देख सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही सजेशन होगा, जितना भी कंपनी बनेगा इंडिपेंडेंट कंपनीज, उस कंपनी को पूरा अथॉरिटी होना चाहिए, जैसे माइनिंग करे, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करे और कौन सा प्राइस में वो सेल करेगा, उसी समय में कंपटीशन आएगा बिटवीन द कोल इंडिया कंपनीज। अब एक ही सुपरपोजिंग कंपनी करेंगे तो वो कंपनी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इस इंडिविजुअल कंपनीज में, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। उस हिसाब से आप इंडिविजुअल कंपनी बना के एक कोल इंडिया एसेट कंपनी बना सकते हैं। कोल एसेट्स कैन बी होल्ड बाय देम, लेकिन जो इंडिविजुअल कंपनीज को अलर्ट करता है ना कोल फील्ड्स, वो पूरा डेवलपमेंट उस कोल फील्ड का और सेलिंग ऑफ द कोल फ्रॉम देयर individual coal field should be entirely left to the board of that particular individual company. इसका मतलब है independent, they should be more independent. आप मतलब मोटा मोटी आप कह रहे हैं कि कोल इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी बनाई जाए और एसेट, मूर्ति साहब का कहना है कोल इंडिया एसेट कंपनी बनाई जाए और एसेट होल्डिंग कंपनी सब में एसेट की होल्डिंग करेगी और वो मेजॉरिटी स्टेक रखेगी, परंतु ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन एंड प्रोड्यूसिंग कोल और उसकी डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग मॉडर्नाइजेशन ये पूरी उन सब्सिडरीज के पास। इस पे आप शुक्ला जी आपका क्या व्यू है? मैं सहमत हूं। इसमें मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूँगा। देखिए, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। जब रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम लेकर के आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में हम देख रहे हैं, टैरिफ के लिए, रेगुलेशन के लिए हमने हर स्टेट में स्टेट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी तय कर दी। समझ गया मैं। इस प्रकार आप कह रहे हैं कोल रेगुलेटर चाहिए, कोल का एक रेगुलेटर हमें चाहिए, वो मैकेनिज्म हमें इंस्टॉल करना है। क्योंकि आपने शुरू में एक बड़ी पर्टिनेंट बात करी थी कि जो कोल की प्राइस है अल्टीमेटली अगर वो हायर जाती है वो ट्रांसलेट होती है हायर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में और कंज्यूमर को उसका बर्डन मिलता है। बिल्कुल उन चीजों को भी हमें देखना है। अल्टीमेट यूज जब हम देखते हैं तो उस टाइम पे हमको ये लगता है कि हर कंपनी का कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर हमें तैयार करवाना है, वहाँ एडवांसमेंट होना है, वहाँ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लाना है। उन चीज़ों के लिए हमें एक इन्वायरमेंट खोलना है। तो डिफरेंट कंपनीज बना करके ऊपर आपने एक होल्डिंग कंपनी बनाई, लेकिन एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपको इंस्टॉल करना है। तो वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये ओवरसी करेगा, प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू ये आएगा कि जिससे कि आम कंज्यूमर को जो बेनिफिट होना है वो हो। क्योंकि कोल का एक डाइवर्सिफाइड यूज है, खाली इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। तो स्टील बनाने में भी, स्टील बनाने में, सीमेंट बनाने में, हर कहीं चूंकि जा रहा है, तो उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें देखना। इस तरह के एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं, तो उनको हमें इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब आप मोटा मोटी कह रहे हैं कि कोल रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है इसका। बिना एक रेगुलेटर के सेक्टर में रेगुलेशन ना होने से इस सेक्टर में कंज्यूमर का नुकसान हो सकता है, आम निवेशक का भी नुकसान होगा, कंज्यूमर का भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से मैं प्रसाद साहब को इसमें लाना चाहूंगा।
प्रसाद साहब, ये जो कोल रेगुलेटर वाली बात कही जा रही है, देखिए हर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर है, पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर उतना काम नहीं कर पाए जितना कहना चाहिए। कुछ फेलियर भी हुई है। ऐसा नहीं कह रहे कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म टोटली ठप पड़ी है, परंतु कई विषयों में कंज्यूमर या ग्राहक के बिजली के प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए रेगुलेटर भी। तो क्या इस वक्त कोल रेगुलेटर की जो बात की जाए, क्या वो सक्सेसफुल होगा? देखिए, रेगुलेटर रहना कोई गलत चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हमारे कंट्री में हो रहा है कि रेगुलेटर का प्रॉपर सिलेक्शन होना। रेगुलेटर का जो प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटर में कौन आदमी आ रहा है, वो कितना पॉजिटिव व्यू लेकर के कितना ऑनेस्टी के साथ वो काम करता है, डिपेंड उस पर करता है। सिस्टम खराब नहीं होता है, रेगुलेटर होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए बातें बनाने के लिए बहुत चीज़ हम कहते हैं। जैसे आपको ठीक है, कोल होल्डिंग कंपनी जो है सो शेयर रखे हर स्मॉल कंपनीज में, और कोल के 5-6 कंपनी बना के आपस में कंपटीशन कर दिया जाए। इससे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा हुआ है देश में, उसके लिए स्किल मैन पावर डेवलप करके हम उसको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देंगे। साथ साथ कोल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ कोल प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया जाए कंपनी का परफॉर्मेंस, और उसके जो चेयरमैन का जो सिलेक्शन हो, चाहे डायरेक्टर का जो सिलेक्शन हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से हो, और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको हर साल एक्सटेंशन दिया जाए। परफॉर्मेंस को कंट्रोल नहीं करने से काम नहीं होता है, और मिनिस्ट्री अननेसरी रोज रोज उसके वर्किंग में इंटरफेयर मत करें। मिनिस्ट्री का वर्किंग अलग होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वर्किंग है कि आपने ये काम दिया, और डायरेक्टर को पूरी पावर होनी चाहिए, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि वो कोल प्रोड्यूस करे। जो अच्छा नहीं करे सजा दीजिए ना उसको, लेकिन काम करने दीजिए। काम नहीं करने देने से सारा टैलेंट पब्लिक सेक्टर का बेकार हो जाए। और ऐसा नहीं है कि कोल कंपनी काम नहीं कर सकती थी, कर सकती थी, लेकिन सारा गलती सरकार के डिफरेंट मंत्री आके रोकते गए, अपने अपने इंटरेस्ट की बात करते गए, परेशान करते गए चेयरमैन को पब्लिक सेक्टर के, और इसके कारण देश का नाश होता चला जा रहा है। और जो हालत है अभी बहुत ही नाजुक है, और सरकार अगर इमीडिएट वार फुटिंग पर डिसीजन नहीं लेगी तो बिजली की कमी को रोक नहीं सकेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा रुकेगा कि देश में क्राइम कोई नहीं रोक सकेगा और सिविल वार हो जाएगा। राइट, मैं इस पे फिर बात पे उसी पे आना चाहता हूं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि रिवर्स ऑक्शन की। अब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम डायरेक्ट ऑक्शन करें, जिसमें भाव कोल का सबसे ज्यादा जो बिडर है, जो सबसे ज्यादा बोली लगा रहा है उसको देंगे, तो बिजली के भाव बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसको सरकार समझी, जो एनर्शा की पोजीशन, एनर्शा जर्नल के थ्रू हमने ये सब लिखा, सरकार समझी। सरकार ने लेकिन उल्टा काम कर दिया। ऐसा लगता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। रिवर्स ऑक्शन में जब बिडिंग और डिस्कवर्ड प्राइस के सबसे नीचे जो कोट करेगा उसको दे दिया जाएगा। इसमें तो वो धांधलेबाज फिर से आ जाएंगे जो टेंडर लेने के लिए L1 के हिसाब से पहुंच जाएंगे। शुक्ला साहब, आपको नहीं लगता ये तो बिल्कुल दूसरी विडंबना तैयार कर दी है? इसकी जगह वो अगर प्राइस डिस्कवर करके 2 साल के लिए या 1-1.5 साल के लिए खोल के रख देते, और एक तरह से ब्लॉक बाय ब्लॉक लोगों को माइनिंग के अंदर आने देते, तो इसमें ज्यादा जल्दी कोल हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता। बिल्कुल। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि कोल में मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू मशीनरीज, रिलेटेड टू स्किल्ड मैन पावर। इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम ये सोचते हैं कि आज हम रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस से, ये रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में भी देखा है, और वो अब हम रोकना चाहते हैं। और स्टेट्स में उसके वजह से काफ़ी कुछ जो एलोकेटेड प्रोजेक्ट हैं, अगर आप हम देखेंगे कि 70-80% प्रोजेक्ट तो DPR स्टेज में भी नहीं सफल हो पाए, वहीं ठप हो गए। और इसके अपने पिटफॉल्स हैं, वही पिटफॉल्स हम अगर यहाँ रेप्लिकेट करने जा रहे हैं तो इससे हमें समस्या का समाधान मतलब आप कह रहे हैं कि हम एक बार जो गलती कर चुके हैं उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका यही है कि इस चीज को, अब एक तो ये मैं कहूंगा कि देखिए, इस तरह के इश्यूज को डिबेट करने का जो फोरम है गवर्नमेंट में बहुत लिमिटेड है, और गवर्नमेंट में जो बॉडीज हैं इंक्लूडिंग अप टू द सो कॉल्ड प्रेजेंट प्लानिंग कमीशन, वहां तक भी इन इश्यूज को ग्राउंड लेवल की रियलिटी से नहीं समझा जा रहा है। जैसा कि मैं एक बड़ा अहम बात करूंगा कि आप चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर लेकर के आते हैं एक ब्यूरोक्रेट को, आप बैठा दीजिए। एक इंजीनियर ट्रेनी के लेवल से जो आदमी ट्रेन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक मिलीमीटर सेंटीमीटर से वाकिफ होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और जब वो ग्रो करता है वो जा करके E7, E8, E9 की पोजीशन पे आता है, जहां जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और फिर वो डायरेक्टर और CMD बनता है।
तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जितना अच्छी तरह से समझता है, बाहर से इंपोर्ट किया हुआ आदमी उसको नहीं समझेगा। समझ रहा हूं मैं, और- बट हम ये बात, ये किसी और मुद्दे पे सर हम बिल्कुल। पर्सनल सिलेक्शन की बात करेंगे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे आएंगे। लेकिन इस वक्त मेरा ये बहुत मोटा मोटी इसमें आखिरी बात ये थी कि भाई डिस्कवर्ड प्राइस को आप सेट करिए, आप लोगों को लाइए माइनिंग में, भले ही प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप लाइए, माइन होल्डिंग जरूर रखे पब्लिक सेक्टर, जिस प्रकार हमने कहा सभी कंपटीशन जनरेट करे कि इंटरनल कंपटीशन, कोल इंडिया की सारी सब्सिडियरियों को सेपरेट कंपनियां बना दी जाए जो आपस में compete करें, और माइनिंग एलोकेशन, माइनिंग कैपेसिटी एलोकेशन, वॉशरीज और ये सब जो एक्सपेंशन है ये सब आप प्राइवेट सेक्टर में करिए। उसके अलावा क्या है कि वैगन्स, रेल, आज रेलवेज नहीं सपोर्ट कर पा रहा कोल ट्रांसपोर्टेशन को, उसको आप रिपेयर करिए। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बॉटलनेक्स हैं इस इंडस्ट्री में, और उसको जो खुला करना है, इस पे ना काम करके हम केवल बड़े खुशी से कोल एलोकेशन कैंसिल करके बैठे हुए हैं, मेरे को ऐसा कहना है। तो क्विक वर्ड, बस 5-5 सेकंड, सॉरी 10-10 सेकंड सर, आप क्विक वर्ड इस मुद्दे पे, क्योंकि हमें वाइंड करना है, हमारा समय बहुत कम है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रीस्ट्रक्चर करिए कोल इंडिया को। कोल इंडिया का रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी है। कोल इंडिया से जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवे नेटवर्क के थ्रू है या जॉइंट सेक्टर कंपनी बनाई है, वहां जॉइंट सेक्टर की कंपनी, वहां जॉइंट सेक्टर बनाई है, आप वैगन लाइए, बिल्कुल कैपेसिटी बढ़ाइए, उससे आपका लॉजिस्टिकल इंप्रूवमेंट होगा, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो इंप्रूव करेगा। और अल्टीमेटली उन चीजों, अगर आप देखेंगे तो एक मैसिव पिलफरेज, थेफ्ट, इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, इंटीग्रेटेड है आज, वो इनएफिशिएंसी पूरी खत्म वो होगी, इनएफिशिएंसी, वो वेस्टेज आपका मैनेज होगा। उन चीजों को हमें ठीक करना बहुत जरूरी है। प्रसाद साहब, देखिए मैं तो कहूँगा कि इसमें टैरिफ बेस्ड ऑन टैरिफ बिड होना चाहिए। टैरिफ बिड बेस्ट बिड यही सोल्यूशन है कि टैरिफ हमारा बहुत बढ़ता जा रहा है। अब आप हम करके कोयल का कोई प्राइस करे, अगर टैरिफ फिक्स नहीं करते हैं बिल्कुल, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा, वर्ल्ड मार्केट में नहीं जाएगा। तो वही करें आप, टैरिफ बिड होना चाहिए, रिवर्स प्राइस डिस्कवर करिए, डिस्कवर करके उस प्राइस पे सभी माइनस को उसी पे कराइए, और ये टैरिफ हमारा है, इस पर कौन कोट करते हैं, और ब्लॉक बाय ब्लॉक टेंडर खोलिए, 10 पार्टी को दीजिए, उसके बाद अगले ब्लॉक में 10 पार्टी टैरिफ फॉर कंट्रोल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन रिवर्स एक्शन कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें से दैट इज नॉट फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। बिल्कुल सर। मूर्ति साहब, आखिरी वर्ड। ऑल कोल इंडिया इंडिपेंडेंट कंपनीज फॉर्म कर लीजिए, फिक्स अप ए रेट बेस्ड ऑन द बेस प्राइस, फिक्स दैट प्राइस एंड देन गिव इट टू द कोल इंडिया कंपनीज एज वेल एज इंडिविजुअल बिडर जो भी है उसको भी दे दीजिए। तो इसमें मोटा मोटी हमारे जो दिग्गज हैं आज, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जरूर इंटरनल कंपटीशन के लिए मे बी कोल इंडिया होल्डिंग कंपनी बनाई जाए, कोल इंडिया को खुद माइनिंग में और एसेट्स को आपको अब उसमें से प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए रखा जाए, और ये सारी कंपनियां, महानदी कोलफील्ड, वेस्टर्न कोलफील्ड, ये सब इंडिपेंडेंट कंपनी बने, बाहर जाएं, डाइवेस्टमेंट करें, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, एसेट को होल्ड करें, और उसके बाद माइनिंग कैपेसिटीज एनहांस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें जॉइंट सेक्टर पार्टिसिपेशन में, और उसके अलावा रेलवे को एफिशिएंट करें। हो सकता है एक जॉइंट सेक्टर कंपनी बिटवीन रेलवे, कोल अथॉरिटी और प्राइवेट सेक्टर करे, और इस प्रकार के रिस्ट्रक्चरिंग को, मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग जो करना है, क्विक वॉर फुटिंग पे करना है, क्योंकि हमारे पास केवल इस वक्त थर्मल पावर के लिए 48 घंटे का कोयला है थर्मल सेक्टर के अंदर, और ये कांस्टेंट विडंबना पिछले 3 या 4 महीने चल रही है, और हम ऐसी परिस्थिति में कभी भी देश की बिजली गुल हो सकती है बहुत बुरी तरह से। तो अगर ये हम नहीं चाहते हैं तो क्विकली वॉर फुटिंग पे इस पे काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ में प्रोफेसर अय्यर, योगेंद्र प्रसाद जी, SK शुक्ला और मूर्ति साहब के साथ आपके साथ अलविदा कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।